Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 the judiciary। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे कि भाई जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहाँ पर सिचुएटेड है, कितने जजेस होते हैं, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, रिट्स क्या होती हैं, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस सब को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कितने ऑर्गन होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के? 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करना मतलब समझाना, ठीक है। कौन सा नियम कहाँ तक लागू होगा, उसके क्या मीनिंग है, वो सब कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोर्ट बताते हैं और वो डिस्प्यूट्स को भी सेटल करते हैं। डिस्प्यूट्स मतलब क्या होता है? झगड़े, लड़ाई, ठीक है। तो जो जुडिशरी होती है वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है यूनियन गवर्नमेंट का, जो झगड़ों को भी सुलझाता है, साथ ही साथ नियम कानून क्यों है, किस लिए बने हैं, कहाँ तक लागू होंगे, वो भी बताता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन हैं, कौन कौन से? एक है लेजिस्लेचर और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। ये कभी भी जुडिशरी की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है जो अदर ऑर्गन है गवर्नमेंट के कैन नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे इंडिया में पूछा जाए कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो कौन प्रोटेक्ट करता है? जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात क्यों लिखी गई है, उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें डिसाइड करने का राइट किसके पास है? जुडिशरी के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी। हम लोगों के फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी। जुडिशरी नियमों के मतलबों को बताती है, क्यों बना है कानून, कैसे बना है, ये जुडिशरी बताती है। झगड़ों को सॉल्व करती है और जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके लिए जस्टिस को एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। न्याय कौन देती है? न्यायपालिका, जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हम करेंगे। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब है कि भाई लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये कोई भी जुडिशरी की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जुडिशरी भले सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी डिसीजन देगी उसे ये सारे ऑर्गन रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आए, हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आए, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को डिसीजन मानने पड़ेंगे और उनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। नहीं तो कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव, नहीं तो कोई बड़ा पार्लियामेंट्री, कोई भी नहीं। इसका मतलब है जो जजेस हैं वो अपने काम को कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी फियर और फेवर। उन्हें कभी फेवर की, कभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे जुडिशरी को दिया है, बताया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जुडिशरी आर्बिट्रली काम करेगी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो जजेस होंगे वो अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं दे देते बच्चा। जो लॉ बुक है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही हमेशा जुडिशरी काम करती है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जज अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजन दे देगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डिसीजन कोर्ट्स लेती हैं उनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द पीपल, है ना। तो वो अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। जो भी वो डिसीजन लेंगे उसकी जवाबदेही उनकी खुद की होगी, है ना। और इट इज़ अकाउंटेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जवाबदेह हैं। जो भी डिसीजन लेंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब हम बेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इंडियन जुडिशरी के। तो जो जुडिशरी है इंडिया की, उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिड होता है ना, वैसे पिरामिडल स्ट्रक्चर है। कैसे पिरामिडल स्ट्रक्चर है बेटा? जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल टॉप पर है और एक है, फिर हाई कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो 25 है, फिर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, वो लगभग 700 है, अप्रॉक्सीमेटली 700 है नंबर में। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट। देखो फिर से समझना
इस फ्लो चार्ट से समझते तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, वो एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर टॉप नॉच कोर्ट है। और कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में है। और कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक। फिर हाई कोर्ट की बात करें तो कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, इंडिया में कोशिश की गई थी कि हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट हो, पर ऐसा हो नहीं पाया। आज भी एक दो स्टेट साथ मिलके अपने सुप्रीम कोर्ट को शेयर करती हैं, एक दो यूनियन टेरिटरी, एक दो स्टेट मिलके भी कई बार हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। ये बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में 28 स्टेट और 8 यूटी है। ठीक है, तो टोटल ऐसे तो कितने 36 सुप्रीम कोर्ट होने, हाई कोर्ट होने चाहिए थे। सॉरी, कितने हाई कोर्ट होने चाहिए थे? 36, पर है कितने? 25। इट मीन्स 2 स्टेट, एक दो यूनियन टेरिटरीज मिलके एक हाई कोर्ट को शेयर करती होंगी। एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें या सेशन कोर्ट की बात करें तो जनरली 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक होता है, हर मेट्रोपॉलिटन में एक होता है। ठीक है, इनमें सिविल जज होते हैं या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इसके डिसीजन को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है, ये अपेक्स कोर्ट है, मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। यहाँ का जो डिसीजन है फाइनल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इट गिव्स द फाइनल डिसीजन, ये फाइनल डिसीजन देता है, जिसको इंडिया में हर कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन फाइनल होता है, विच आर देन अबाइडेड बाय ऑल कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये है सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, जो हमारे ह्यूमंस के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है, कितनी लिबर्टीज़ होनी चाहिए सिटीजन को, इसको इंश्योर करता है, और रूल ऑफ लॉ की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अप होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार होता है, विच अथॉरिटी इज नोन एज गार्जियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक हुई बात? कितनी सुप्रीम कोर्ट है? एक। कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। ठीक हुई बात? ये कैसा कोर्ट है? तो ये अपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है। कंपोजिशन क्या होता है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट में एक CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी हैं धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है, अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? धनंजय चंद्रचूड़। और इसके अलावा 33 अदर जजेस होते हैं। तो टोटल 34 जजेस होते हैं, जिसमें से कि एक जो सबसे सीनियर होता है उसे हम CJI बना देते हैं, और बाकी 33 क्या रहते हैं? जजेस रहते हैं। ये जो नंबर है फिक्स नहीं है, इसे कभी भी पार्लियामेंट में एक्ट लाके चेंज कराया जा सकता है। जो चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, वो हेड करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन तो यही है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। दूसरा, वो एडवोकेट रहा हो 1 से ज़्यादा हाई कोर्ट में लगभग 10 सालों के लिए, या वो जज रहा हो 1 से ज़्यादा हाई कोर्ट का लगभग 5 साल। या तो आप एडवोकेट रहे हो 1 से ज़्यादा हाई कोर्ट में लगभग 10 साल। दूसरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इन दोनों में से कोई एक, है ना। या तो आप 1 से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज रहे हो लगभग कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, और इनके अलावा अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, इसे तो आगे लाना ही चाहिए, तो वो व्यक्ति भी आगे आ सकता है। बेटा अब हम अपॉइंटमेंट को देखेंगे। तो भाई जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। जो अदर जजेस होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर विद ड्यू कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेंगे? बेटा प्रेसिडेंट। फिर ये दोनों मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे? अदर जजेस को। ठीक है, इसमें खैर ज़्यादा रोल ना ही तो CJI का होता है ना ही तो प्रेसिडेंट का होता है, ये सीनियरिटी बेसिस पे होता है। नेक्स्ट CJI कौन बनेगा ये आज से हमें पता है। ठीक है, आज जैसे धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, तो नेक्स्ट जो CJI होगा उसका नाम भी हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये सीनियरिटी बेसिस पे होता है कि भाई इसके बाद यही होगा, इसमें कोई रोल किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी का नहीं होता है। चलो, अब जजेस भी अपॉइंट हो गए, CJI भी हो गया। तो नॉर्मली होता क्या, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसे ही एलिवेट किया जाता है चीफ जस्टिस की पोजीशन तक।
अपॉइंटमेंट जो दूसरे जजेस के होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ठीक है, उसके लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा चीफ जस्टिस को कंसल्ट करता है, अदर जजेस को कंसल्ट करता है, ठीक है, अगर उसे ज़रूरी लगे तो। क्या इतनी बातें समझ में है ही? प्रेसिडेंट पहले चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा, फिर चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट मिलकर अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो अपने ऑफिस को 65 ईयर तक होल्ड करके रखता है, ठीक है। वो 30 ईयर में बना हो, 35 में बना हो, 45 में बना हो, जब भी वो जज बना होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वो 65 साल तक, उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 साल होती है, 65 ईयर्स होती है। वो चाहे तो जल्दी भी रिटायर हो सकता है अगर वो अपना रिजिग्नेशन एड्रेस करके लिख दे किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई अब मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं संभाल सकता हूँ फॉर एक्स रीज़न, वाई रीज़न, जेड रीज़न, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो भी वो अपने ऑफिस से रिटायरमेंट ले सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जज को रिमूव कर दें? तो ऐसा भी पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर जज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम उसे हटा सकते हैं। अगर उसने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कई बार ऐसे डिसीजन लिए हो जो बचकाने हो, जो दिखाते हो कि भैया ये व्यक्ति तो अनसाउंड माइंड का है, पागल है, सनकी है, तो आप उसे हटा सकते हो। अगर वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में इनकैपेबल रहा हो, असमर्थ रहा हो, या तो असमर्थ रहा हो या पागलपन वाले डिसीजन दिए हों, तो हम जज को रिमूव कर सकते हैं। पर इतना आसान नहीं है। जज को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है बेटा उसका नाम होता है इम्पीचमेंट, ठीक है। इस प्रोसेस में एक मोशन लाया जाता है जिसमें चार्जेस बताए जाते हैं जजेस के, कि भाई ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया और ये भी नहीं कर पाया। अब इस मोशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, ठीक है। और वो भी एक लोकसभा या राज्यसभा से नहीं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, मतलब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जब 2/3 मेजॉरिटी से इस डिसीजन को लेंगे तभी आप जज को इम्पीच कर सकते हो, जज को हटा सकते हो। 2/3 कितना होता है पता है? 66.66% लोग जब हाँ बोले कि भाई जज ने ये सच में गलत किया है, इतने लोग जब अगेंस्ट में वोटिंग कर देंगे ना, तब जाके जज इम्पीच होगा। सैलरी की बात करें तो जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी सैलरी होती है 2.8 लाख मंथली, है ना। जो अदर जजेस होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख। जो बेस सैलरी होती है उसके अलावा जजेस को फ्री अकोमोडेशन, अदर पर्क्स भी मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितनी 2.8, अदर जजेस को 2.5। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉपर रहने के लिए जगह मिलती है, डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो पहली बात, डिफरेंट टाइप की जुरिडिक्शन देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसके पास डिफरेंट टाइप के जुरिडिक्शन देने की पावर है। पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देखो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ केसेस जो हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं और कहीं पर इन केसेस की सुनवाई नहीं होती। अगर देखो दो स्टेट आपस में लड़ेंगे, सपोज करो एमपी और यूपी लड़ने लगे, तो एमपी बोलेगा इसकी सुनवाई हमारे जबलपुर हाई कोर्ट में होना चाहिए, यूपी बोलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में होना चाहिए, तो दोनों अग्री नहीं होंगे। तो जब भी ऐसा कोई झगड़ा होगा, ऐसा कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट या एक दो स्टेट मिलकर यूनियन गवर्नमेंट से लड़ेंगे तो भी केस सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन से रिलेटेड होगा कि भाई यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, केसेस विच कंसर्न द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट, तो ये केस भी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इशू ऑफ रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी केस कहाँ ही जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। रिट इशू होती है। अब रिट क्या होती है वो अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो हुए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब हम अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे। तो अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है? केसेस जो पहले किसी ना किसी कोर्ट में लड़े जा चुके हैं, भले वो लोअर कोर्ट हो, लोअर कोर्ट से केस जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर उस, जैसे मैं हाई कोर्ट के फैसले से, वर्डिक्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं अपील कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे केसेस पे जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसे बोलते हैं हम अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर हैं?
देखो पहले हम लोग जाते हैं लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट में जब हमें वर्डिक्ट मिला, हम अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस सुना जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है और अपील करता है वो सारे केसेस जो कहीं ना कहीं पहले लोअर कोर्ट्स में लड़े जा चुके हैं, जैसे कि हाई कोर्ट या और कोई कोर्ट। इसके पास पूरी पावर होती है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को, उसके जजमेंट को रिव्यू कर सके। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांग सकता है। ठीक है। व्हेन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर उसको लगे कि भाई ये नियम कानून बराबर नहीं है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई बात है, तो वो प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस मांग सकता है। ठीक है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट, अगर पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले कोई ट्रीटी हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई कॉन्विनेंट हो, कोई इंगेजमेंट हो, या और कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसके लिए एडवाइस प्रेसिडेंट मांग सकता है कि भाई ये तो तब का फैसला है जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, तो इसके ऊपर अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस पर बताएंगे, एडवाइस देंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास पूरी पावर है कि वो किसी भी ऐसे जजमेंट को रिव्यू कर सके जो उसे लगता है कि भाई लोअर कोर्ट ने जो इसके ऊपर डिसीजन दिए हैं ये इनकरेक्ट है, तो वो उस केस को वापस से खोलकर रिव्यू कर सकता है। फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है। इसके पास अथॉरिटी है कि उस व्यक्ति को पनिश करे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता हो, है ना। ईदर विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, थोड़ी बहुत जेल देकर भी कर सकता है, 6 महीने की जेल भी दे सकता है, या 2,000 रुपये का फाइन भी लगा सकता है। अब बेटा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? जजेस ने जो बात बोली आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है। मतलब किसी भी कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो जजमेंट होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो एक्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसे प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है एज टेस्टिमनी एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट ऑफ लीगल रेफरेंस। बेटा किसी भी लॉयर, अगर कोई प्रॉपर एडवोकेट होगा या लॉयर होगा, जब आप उसके घर जाओगे, उसके ऑफिस में जाओगे, तो मोटी मोटी सी बुक्स रखी हुई मिलती हैं। वो क्या है? वो रिकॉर्ड ही है। ठीक है। एक पर्टिकुलर केस अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया तो उसमें कौन से एक्ट, कौन से लॉज, कौन से रेगुलेशन, किस तरीके की फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए, किस तरीके की आर्ग्यूमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं, जिससे कि फर्दर रेफरेंस में उस केस को रेफरेंस के लिए लिया जाए, है ना। फर्दर केसेस में उसको रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाए। तो कोर्ट भाई हर अपने केस को क्या करके रखता है? रिकॉर्ड करके रखता है। फिर से सुनना ध्यान से, जो जजमेंट और जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो एक्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है एज टेस्टिमनी, और फिर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसा लीगल प्रेसिडेंट ऑफ लीगल रेफरेंसेस। फ्यूचर में लीगल रेफरेंसेस इन केस के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही। क्या होता है बेटा? ठीक है, गवाही। चलो, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है बेटा किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसका मतलब बताना। ठीक है। ये किसी भी लॉ को नल घोषित कर सकता है अगर उसे लगे कि भाई ये जो लॉ है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातों को हमने लिखा है और हमारी कंट्री उन्हीं के अकॉर्डिंग रन करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो नया नियम बना है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसे नल घोषित कर सकती है। इवन इट कैन एनफोर्स द प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वो उन प्रिंसिपल्स को भी एनफोर्स कर सकती है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। एनफोर्स करना मतलब लागू करना है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अब गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसका भी गार्जियन कौन ही होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स किसके? सिटीजन ऑफ इंडिया के। अगर कोई भी सिटीजन ऐसा फील करता है कि भाई मेरे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो,
ये इसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट मेरा वॉयलेट हुआ है तो वो सीधे मूव कर सकता है टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये वो पावर है सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जामाइन करती है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो वैलिड भी है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने, भले वो एमपी गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार की गवर्नमेंट हो, ऐसा लगे कि यार ये जो लॉ है ये तो सही नहीं है ना, तो वो उसके ऊपर अपना जुडिशियल रिव्यू दे करके उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है अगर उसे लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इनकम्पेटेबल है विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अब असेस योरसेल्फ पढ़ते हैं। तो इन इंडिया वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट की जगह अगर आपको ऑप्शन ये मिले इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है इंडिया में, ठीक है। ये एक अलग बात है, इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है, पर अभी आपकी बुक में अभी हमने सिर्फ इंडिपेंडेंट पढ़ा है तो आप इंडिपेंडेंट लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। तो सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 30 जजेस, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, 33 जजेस होते हैं, ठीक है। कितने? 33 जजेस, एक सीजेआई होगा और 33 अदर जजेस होंगे, ऐसा करके टोटल जो कंपोजिशन होता है वो 34 जजेस का होता है। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो जो हाई कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी भी स्टेट का। आज हमारी कंट्री में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। दैट टेक केयर अबाउट द स्टेट्स आउट ऑफ विच कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है। टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। क्लियर हुई बात? सबसे पुराना कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट है। कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला और लक्षद्वीप कॉमन हाई कोर्ट चेयर करते हैं। पंजाब और हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट चेयर करता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इनका कॉमन हाई कोर्ट है। नॉर्मली जो हाई कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट में जो भी री अपील होती है उनके लिए काम करता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के रेफरेंस में जो रिट पिटिशंस होती हैं उनको भी देखता है। दे ऑल्सो हैव अ राइट, इनके पास राइट है कि ये रिट पब्लिश कर सकें एज एंड व्हेन नीडेड। अब रिट्स क्या होती हैं मैं अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इस चैप्टर में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं रिट्स को डिटेल में, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास पूरा राइट है कि वो उन केसेस की सुनवाई करे जो लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट में आए हैं। फिर पिटिशंस लिख सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी ज़रूरत लगेगी तब। ये कोलकाता हाई कोर्ट है जो ओल्डेस्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है इंडिया का। कंपोजिशन क्या होता है? हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी होता है और अदर जजेस भी होते हैं। कोई फिक्स्ड फिगर नहीं होता है बेटा कितने मेंबर होंगे, क्योंकि कुछ स्टेट जैसे कि गोवा बहुत छोटा है तो यूपी बहुत बड़ा है। खैर गोवा का तो अपना इंडिपेंडेंट कोर्ट है भी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं होते। जैसे अकॉर्डिंग टू एरिया हमको जजेस रखने पड़ते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर देता है हाई कोर्ट के, और फिर चीफ जस्टिस की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होगा किसको? हाई कोर्ट के जजेस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस को, पर किसकी एडवाइस पे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पे। गवर्नर क्या कह रहा है उस स्टेट का, उसकी एडवाइस पे। तो अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होगा, पर वो सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी ले लेगा, स्टेट के गवर्नर की भी ले लेगा। टेन्योर क्या होता है बेटा? जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखा था तो रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स थी, पर यहाँ पर 62 ईयर है। अगर जजेस चाहें तो वो पहले भी रिटायर हो सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में था। वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसके नाम से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। जो जज होता है हाई कोर्ट का उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता, उसे रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सिमिलर जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में था कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास कर दें बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मोशन पास हो जाए विद 2/3 मेजॉरिटी, तभी हम हाई कोर्ट के जज को भी इम्पीच कर सकते हैं। ये दोनों मतलब ये दोनों तीनों पॉइंट तो आपको कॉमन दिखेंगे, बस यहाँ पर एज का डिफरेंस है।
सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 65 है, हाई कोर्ट में 62, अदरवाइज ये तीनों पॉइंट बिल्कुल ही कॉमन है। हम एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। क्या क्राइटेरिया है भैया? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बी द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऐसा सोचो कि नहीं और इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता जजेस में। उसने जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो किसी भी इंडियन टेरिटरी में लगभग 10 साल तक। ये तो आपको एज इट इज ही लर्न करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, देन ही हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडियन टेरिटरी फॉर मोर देन और फॉर 10 years। ठीक है, और या ये हो, या तो ये हो या ये हो। हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, या इंडियन टेरिटरी में जुडिशियल ऑफिस किसी भी जुडिशियल ऑफिस को हेल्प किया हो इसने। सैलरी कितनी होती है भाई? जो चीफ जस्टिस होता है उसे 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। जो दूसरे जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें 2.2 लाख सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा इन्हें बहुत अट्रैक्टिव पर्क्स भी मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा हाई कोर्ट की पावर्स क्या है। पहली पावर तो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की। तो जो हाई कोर्ट है उसके पास पूरी पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है जिससे फंडामेंटल राइट एनफोर्स हो। अगर ज़रूरत लगे कि भैया यार इस पर्टिकुलर एरिया में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो रिट लिख सकता है। फिर वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी दे सकता है। ठीक है, डाइवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडमिरलिटी, अगर इनसे रिलेटेड कोई केस है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देगा। फर्दर जो इलेक्शन पिटीशन है उन्हें भी हाई कोर्ट सुनता है। किसी स्टेट में अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी हाई कोर्ट डिस्कस करेगा। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो बेटा हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उन फैसलों को सुने, भले वो सिविल हो या क्रिमिनल केसेस का हो, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में ऑलरेडी सुने जा चुके हैं, जिनके ऊपर फैसला आ चुका है, पर जो पार्टीज़ हैं वो लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो वो रिव्यू के लिए, जजमेंट के लिए हाई कोर्ट जा सकती हैं और इसे कहेंगे अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो हाई कोर्ट है उसके पास पूरी पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल करे। उसके पास पूरी पावर है कि वो प्रोसीडिंग्स की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो रही है उनके डिटेल मांग लेता है कई बार कंसर्न अथॉरिटी से। वो रूल्स कि भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैसे काम करेंगे ये भी कौन ही इशू करता है? हमारा हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि भैया जो भी लॉ और जो ऑर्डिनेंस है जो इस स्टेट में पास हुआ ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से है ही नहीं, तो उसके लिए वो जुडिशियल रिव्यू दे सकता है और उस पर्टिकुलर लॉ को ख़त्म करवा सकता है, उसको रिव्यू के लिए भेज सकता है। अब जो इतनी देर से हम लोग रिट्स पढ़ रहे थे वो क्या होता है वो ध्यान से सुनो। यहाँ तक तो आप एज इट इज़ लर्न कर लेना कि रिट क्या है, एक ऑर्डर है या डायरेक्शन है जिसको कौन देता है? कोर्ट देता है। किसको? ऑफिशियल्स को, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दोनों ही चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है बात? तो यहाँ पे लर्न करो, रिट इज एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय हुम? कोर्ट, टू द ऑफिशियल्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये करो या ये नहीं करो, इसके लिए ऑर्डर पास करता है कोर्ट या कोई डायरेक्शन देता है, इसे हम कहते हैं रिट। ये फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है। सुप्रीम कोर्ट भी दे सकते हैं इसे, हाई कोर्ट भी दे सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं रिट को इशू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों के पास पावर है कि वो रिट को इशू कर सकें, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, सर्टिरोरिया। ठीक है, किसके लिए देते हैं बेटा? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। राइट्स का सीधा सीधा रिलेशन हमारे फंडामेंटल राइट से होता है। तो बेटा कितने टाइप की रिट्स होती हैं? 5, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरोरिया और क्वा वारंटो। पहले हम लोग हबीस कॉर्पस को पढ़ेंगे। लैटिन मीनिंग इस वर्ड का होता है, the Latin meaning of the word habeas corpus is to have the body of, to have the body of। इस रिट को एनफोर्स किया जाता है, ठीक है, दिस रिट इज यूज टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इस रिट के थ्रू हमारी जो लिबर्टी है
उसको एनफोर्स किया जाता है अगर हमें कोई व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर ले, बिना हमें ये बताए गिरफ्तार कर ले, हमें जेल में डाल दे, प्राइवेट कस्टडी में रख दे, तो उसके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट रिट या हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा उसे हबीस कॉर्पस रिट कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा इलीगल डिटेंशन अगर कभी होगा, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कौन से रिट लिखेंगे? हबीस कॉर्पस मैंडेमस। द मीनिंग ऑफ दिस रिट, इस रिट मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड। ये जो रिट है ये कोर्ट यूज़ करते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर देने के लिए जो अपनी ड्यूटी उसको परफॉर्म नहीं कर पाया है, जो अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से जिस तरीके से निभाना चाहिए वैसे नहीं निभा रहा है, टू रिज्यूम हिज वर्क। उससे बोल देते भैया तुम तुम्हारा काम भी रोक दो, तुम नहीं कर पा रहे हो ना, छोड़ दो। प्रोहिबिशन, तो जो लिटरल मीनिंग होता है प्रोहिबिशन का वो होता है टू फॉरबिड। अब जो कोर्ट होता है जो हायर पोजीशन में होता है वो प्रोहिबिशन इशू कर सकता है लोअर कोर्ट्स को कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं करने का सही तरीका नहीं है, और जिस एरिया में तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना वो तुम्हारा जुरिडिक्शन एरिया भी नहीं है। और अपसर्पिंग असर्पिंग जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट possess, अगर कोई कोर्ट लोअर कोर्ट उस एरिया में जाके काम करने लगे जो उसका जुरिडिक्शन एरिया ही नहीं है तो रिट इशू होगी कौन सी? प्रोहिबिशन वाली। सर्टिरोरिया, जो लिटरल मीनिंग है इस रिट का उसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। ये रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा होगा तो वो हाई कोर्ट के लिए करेगा, हाई कोर्ट इशू कर रहा होगा तो लोअर कोर्ट के लिए करेगा कि भैया जो केसेस आपके पास हैं, है ना, वो हमें पास कर दें, या तो जो तुमने ऑर्डर दिया है ना वो से हम रद्द करते हैं। ठीक है, तो पहले दो बातें याद रखेंगे आप सर्टिरोरिया में, टू बी इन्फॉर्म्ड टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब ये है कोई भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कह सकता है कि जो डिसीजन तुमने लिया है ये सही नहीं है, तुम ये केस या तो हमें पास कर दो या तो हम तुम्हारे ऑर्डर को रद्द कर देंगे। को वारंटो, इसका लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और वारंट जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है इस रिट को इशू कर सकता है किसी भी पर्सन के लिए फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। उस पब्लिक ऑफिस को तुम होल्ड कर रहे हो जिसके लिए तुम एंटाइटल्ड ही नहीं हो तो उसके लिए कौन सी रिट आएगी? क्वा वारंटो। ठीक है, बात फिर से चले एक बार। हबीस कॉपस में वो आपके इलीगल डिटेंशन से आपको बचाता है। मैंडेमस आपसे कहता है कि भाई तुम जो ऑफिशियल हो, तुम्हें जो अथॉरिटी जो काम दिया गया तुम उसे नहीं कर पा रहे इसलिए अब काम करना छोड़ दो। प्रोहिबिशन मतलब होता है कोई भी लोअर कोर्ट जो अपने एरिया से बाहर जाके काम करी उसको बोलेगी भैया अपनी जुरिडिक्शन एरिया में काम करो। सर्टिरोरिया में हम हमारे लोअर कोर्ट्स को कह सकते हैं कि भाई ये केस या तो हमें ट्रांसफ़र कर दो या जो तुमने ऑर्डर पास किया उसे हम रद्द करें। क्वा वारंटो में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधे सीधे ये बोल सकती हैं किसी भी अथॉरिटी को कि भाई तुमने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा है ना ये इसके लिए तुम एंटाइटल ही नहीं हो। अब हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को पढ़ेंगे, पहले सिविल कोर्ट को पढ़ेंगे। तो जो कोर्ट होता है किसका? डिस्ट्रिक्ट जज का। ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट। ठीक है, जो सिविल कोर्ट होते हैं वो केसेस को सॉल्व करते हैं जिसमें एक दो पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई इशू हो, कोई एग्रीमेंट किया हो गया हो, उसको ब्रीच कर दिया गया हो, तोड़ दिया गया हो। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर पाने का, तोड़ देने का, डाइवोर्स का, अगर कोई लैंडलॉर्ड और टीनेंट आपस में लड़ रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे। दे डू नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट। अब सिविल कोर्ट कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं बेटा एज वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इन केसेस में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। पर जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके साथ में सब जजेस भी होते हैं, एडिशनल जजेस भी होते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स भी होते हैं। तो सिविल कोर्ट में बेटा कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है, दे डू नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट एज वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो व्हेन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिडिक्शन, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया को एक्सरसाइज करता है क्रिमिनल केसेस में तो इसे कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाता है। इसको डिस्ट्रिक्ट जज ही प्रिसाइड करता है। ठीक है, हु इज़ देयरफॉर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब यहाँ पर कौन से केसेस को डिस्कस किया जाता है बेटा? मर्डर के केस हों, डकैती के केस हों, रॉबरी के केस हों तो वो केसेस जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक हुई बात। जो सेशन जज होता है वो उन अपील्स को भी सुनता है जो लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में हो।
अब बेटा ऐसे केसेस में मेनली वो केसेस होते हैं, लोअर कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं ना बेटा, उन्हें कौन फाइल करती है? पुलिस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ये जितने भी केसेस होते हैं ना, इसमें अगर आप गिल्टी पाए गए तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, आपके ऊपर फाइन भी लग जाएगा, ठीक है, इवन डेथ सेंटेंस भी दे देती है। पर कंफर्म कौन करेगा? हाई कोर्ट। चलो अब असेस योर सेल्फ करेंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन जज हाईएस्ट कोर्ट होता है क्रिमिनल केसेस के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आएगा बिल्कुल ट्रू। Civil cases related to violation of law, false. Highest court, the High Court holds the power to judicial review, true. पंचायत कोर्ट, एक पंचायत कोर्ट होता है बेटा 3-4 विलेजेस को मिला के। ये जो कोर्ट होता है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में डील करता है विलेज लेवल पे। ये जो कोर्ट होते हैं ये इनके अलग अलग नाम होते हैं रीजनल लेवल पे, कहीं इन्हें न्याय पंचायत कहते हैं, कहीं ग्राम कचहरी कहते हैं। जो सेंटेंस होता है पंचायत कोर्ट का उससे अपील नहीं किया जा सकता, पर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो लीगल रेमेडी ले सकती हैं किसी और कोर्ट में। अब लीगल एड क्या होती है? आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन का फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है डिप्राइव्ड को, वीकर सेक्शंस को। जो भी सोसाइटी के गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके बीच में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए आर्टिकल 39A लाया गया है। आर्टिकल 14 और 22(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंपलसरी कहता है किसी भी स्टेट को कि भाई आपको इस बात को मेंटेन रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून नियम के आगे सारे लोग एक ही होंगे। 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया, किसने पास किया? पार्लियामेंट में, जो फोर्स में आया 9 नवंबर 1995 को, जिसने पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म नेटवर्क दिया है कि भाई फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज दिए जाएंगी किसको? वीकर सेक्शन को, पुअर को। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलोइंग कैटेगरीज आती हैं जो इस स्कीम का एडवांटेज ले सकती हैं। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैंने इस पैराग्राफ को छोड़ दिया है, मुझे इसके बाद में कोर्ट के बाद में यहाँ लोक अदालत पे आना चाहिए था, पर ये लोक अदालत में इसके बाद डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है भाई? अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अगर आप बच्चे हैं या औरत हैं, पर्सन जो मेंटली फिजिकली डिसेबल है, एक वेगर है जो विक्टिम है ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, एक व्यक्ति है जो लीगल सर्विसेज के लिए पे करने को रेडी नहीं है, इन सारों को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लोक अदालत, अब लोक अदालत कब एस्टेब्लिश हुई, क्यों एस्टेब्लिश हुई? तो भैया पहली बात तो ये एस्टेब्लिश हुई स्पीडी जस्टिस के लिए, ठीक है। इन्हें पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। इनमें जो जज होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड और रिटायर्ड होते हैं, है ना। एक्सपीरियंस जज, रिटायर्ड जज वो लोक अदालत को लगाते हैं, ठीक है। 2 और अलॉन्ग विथ 2 अदर मेंबर्स, यूजुअली लॉयर्स और जो सोशल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। जो कंप्लेनेंट्स होता है वो अपने केसेस को लेके आता है बिना एडवोकेट के, कोई वकील नहीं रखता है। जो केसेस होते हैं उन्हें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सॉल्व करने का काम करती है लोक अदालत, और कोई प्रोविजन नहीं है कि आप इनके फैसलों के अगेंस्ट में हायर कोर्ट्स में जा पाओ, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।